गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है और भूगोल का लगभग अब तक हम लोग 8 अध्याय पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। जिन 8 अध्याय के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया है उनके बारे में आज थोड़ा सा हम बता देते हैं कि वो कौन कौन सा अध्याय था। दोस्तों, पहली अध्याय ब्रह्मांड था, दूसरी अध्याय सौरमंडल था, तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां थी, चौथी अध्याय पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर था तथा समय दोस्तों यहाँ विभिन्न देशों के लिए मानक समय जो होता है उसी के संबंध में भूगोल में पढ़ाया जाता है। जैसे पृथ्वी का मानक समय जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। पृथ्वी पर भारत का जो मानक समय है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है और 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। इस प्रकार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि पूरब की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जीएमटी से पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय घटता है। तो विभिन्न देशों के लिए दोस्तों मानक समय अलग अलग होता है। यहाँ भूगोल में यहाँ जो समय है, समय का तात्पर्य विभिन्न देशों के लिए मानक समय से है। 5वीं अध्याय दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इस 5वीं अध्याय में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई संकल्पनाओं यानी कि सिद्धांत के बारे में पढ़े, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसके बारे में समझाया गया है। 6ठी अध्याय दोस्तों पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग यह पढ़े कि पृथ्वी का भूपटपट्टी पर जो इसके पृथ्वी के सृजन से लेकर अब तक का इतिहास जो रहा है, किन किन जीवों का काल रहा है। ये जैसे ये डायनासोर था, शार्क मछली था और भी विशालकाय जीव हुए हैं। कई बार इस पर जीव जो है पूरी तरह समाप्त हो गए थे। तो विभिन्न कालों में विभक्त किया गया है ये पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास को, जिसमें हम लोग पढ़े थे 4 युग और 5 महाकल्प के बारे में बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़े थे। 7वीं अध्याय दोस्तों पृथ्वी की संरचना है, जिसमें हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़े थे। पृथ्वी की 3 संरचना होती है, भूपटपट्टी, मेंटल और कोर। तीनों ही संरचना के बारे में हम लोग काफी गहराई से पढ़े थे। और 8वीं अध्याय दोस्तों चट्टान था, जिसमें हम लोग पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टान जो ठोस और कठोर पदार्थ जो होते हैं जिसको हम लोग चट्टान कहते हैं उसके बारे में पढ़े थे। 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, इग्नियस सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 प्रकार के चट्टान जो होते हैं दोस्तों हमने काफी गहराई से ये सभी 8 अध्याय को पढ़ाया। ब्रह्मांड का 2 लेक्चर था, सौरमंडल का 2 लेक्चर था, पृथ्वी की गतियां की 1 लेक्चर था, पृथ्वी पर अक्षांश एवं देशांतर तथा समय का 1 लेक्चर था, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं इसका भी 2 लेक्चर था, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास इसका भी 2 लेक्चर था, पृथ्वी की संरचना इसका 1 लेक्चर था और चट्टान से 2 लेक्चर हमने लिया था। और सभी ये 8 अध्याय का सभी लेक्चर दोस्तों YouTube पर डाल दिए हैं। लगभग 19 लेक्चर अब तक हम डाले हैं, इसमें पृथ्वी के मानचित्र, पृथ्वी पर ये भारत के मानचित्र का विस्तृत अध्ययन के बारे में भी 2 लेक्चर हम लिए हैं। और दिन और रात का जो बड़ा छोटा होना होता है पृथ्वी पर वो किस प्रकार होता है उसके बारे में भी हम बताए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अब तक हम 19 वीडियो YouTube पर डाल चुके हैं, जिसे आप पढ़कर विश्व भूगोल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे लगभग 99% आप अपने एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लेंगे। अगर ये हमारा जो वीडियो हम डाले हुए हैं YouTube पर अगर वो ढंग से पढ़ लेते हैं, ये सभी 8 अध्याय का वीडियो पढ़ लेते हैं, साथ ही हम फ्री PDF जो दिए हुए हैं दोस्तों संबंधित वीडियो का, उसे भी आप 2 बार 3 बार ढंग से पढ़िए। दोस्तों PDF हमारा खुद से हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन में होता है, उसमें काफी मेहनत और करेक्शन करके तरह तरह से खोज के हम सजाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हम पहुंचा सके। यही हमारा ये आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का उद्देश्य है, ताकि हम अपने सभी दोस्तों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर सके जो दिल्ली, पटना या रांची जाके लाखों रुपया खर्च करके सालों भर रह के वहां प्राप्त करते हैं ज्ञान, उससे भी
कहीं बेहतर क्लास हम आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों लगभग लगभग विश्व भूगोल का आधा हम लोग यात्रा कर चुके हैं, आधा से अधिक ही कर चुके हैं, 4-5 अध्याय और होगा और उसके बाद विश्व भूगोल का लगभग हम लोग कमांड कर लेंगे, लगभग पढ़ लेंगे। उसके बाद भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार भूगोल खत्म करेंगे। फिर हम लोग ज्योग्राफी खत्म करने के बाद उसके बाद दोस्तों इतिहास और पॉलिटिकल साइंस पैरेलल में पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, फिर जनरल साइंस पढ़ाएंगे, फिर मैथ पढ़ाएंगे और रीजनिंग तो दोस्तों अपने बनाने पर है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको जीएस का कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जिससे पढ़कर आप किसी भी कंपटीशन का 100% तैयारी कर सकते हैं। बाकी 1% दोस्तों आपके प्रैक्टिस पर है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी मानसिकता पढ़ाई के बारे में कैसी है। हम ये कहेंगे कि सकारात्मक मानसिकता पढ़ाई के बारे में रखें और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चले जाएं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यही मैं भगवान से भी कामना करता हूं। आज जो अध्याय हम पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों वो है भूगोल का 9वां अध्याय और उस अध्याय का नाम है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो आइए इसको मिटा देते हैं और बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए हम आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो अध्याय है उसका नाम है अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्स एवं एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंग्रेजी में दोस्तों कभी कभार अंतर्जात बल को ये इंग्लिश वाला वर्ड हिंदी में लिख दिया जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। उन सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कही जाती है जो पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप को प्रभावित करती है। दोस्तों उन सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को भू आकृतिक प्रक्रियाएं हम लोग कहते हैं जो पृथ्वी की धरातलीय स्वरूप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पृथ्वी की धरातलीय स्थलाकृतियां कभी स्थिर नहीं होती। दोस्तों पृथ्वी की जो धरातलीय स्थलाकृतियां पृथ्वी की ऊपरी यानी कि भूपर्पट्टी जो है दोस्तों वो कभी स्थिर नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती है तथा इसमें सदैव कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो ये दोस्तों धरातल के अंदर कार्यरत शक्तियों को, धरातल के अंदर जो कार्यरत शक्तियां होती है जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हो गया, इन सब घटनाएं जो घटित होती है इस पर कार्यरत बल को आंतरिक बल कहा जाता है या अंतर्जात बल कहा जाता है। जबकि धरातल के ऊपर कार्यरत शक्तियां बहिर्जात बल अथवा बहिर्जात बल कहलाता है। दोस्तों धरातल के अंदर कार्यरत शक्तियां आंतरिक बल धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करती है, यानी कि धरातल पर जो धरातल के अंदर कार्यरत जो शक्तियां होती है दोस्तों या उसी को हम लोग आंतरिक बल कहते हैं और धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करती है। धरातल पर दोस्तों आंतरिक जो शक्तियां होती है धरातल के भूपर्पट्टी के अंदर कार्यरत शक्तियां जो होती है इसको हम लोग अंतर्जात बल कहते हैं। वो धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करती है, जबकि धरातल के ऊपर कार्यरत शक्तियां पृथ्वी के ऊपर कार्यरत शक्तियां जो होती है इसको हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। वह अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न विषमताओं को कम करती है। दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। अंतर्जात बल जो है दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर कार्यरत होती है उसके कारण पृथ्वी पर विषमताएं उत्पन्न होती है, जैसे पहाड़ हो गया, खाई हो गया, दरार हो गया, चटकन हो गया, क्रैक्स हो गया, ये सब अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होती है। जबकि बहिर्जात शक्तियां जैसे हवा हो गया और हवा हो गया, अपरदन हो गया, निक्षेपण हो गया, ये सब क्रियाएं तो दोस्तों इस क्रियाओं में भी बल की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। और ये बहिर्जात बल उन विषमताओं को कम करती है
जो अंतर्जात बल द्वारा पृथ्वी के भूपटल पर उत्पन्न किया जाता है। अतः धरातल के अंदर कार्यरत बल को अंतर्जात बल यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, तथा धरातल के बाहर कार्यरत बल को बहिर्जात बल कहा जाता है। दोस्तों यही अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, और गहराई से अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे छूट जाता है। दोस्तों भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियां अथवा बल जो होती है, एक अंतर्जात बल होता है, दूसरा बहिर्जात बल होता है। धरातल के अंदर कार्यरत शक्तियों को अंतर्जात बल तथा धरातल के ऊपर कार्यरत शक्तियों को बहिर्जात बल कहा जाता है। दोस्तों हम सिंपल लैंग्वेज में हम लिख दिए हैं और बड़ा बड़ा लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। अंतर्जात बल दोस्तों फिर दो प्रकार के बल में इसको बांटा गया है, आकस्मिक बल और दीर्घकालीन संचलन अथवा पटल विरूपण बल। इसमें दोस्तों आज केवल हम लोग आकस्मिक बल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी लेक्चर में दीर्घकालीन संचलन अथवा पटल विरूपण बल के बारे में पढ़ेंगे। आकस्मिक बल के अंतर्गत दोस्तों जो आकस्मिक क्रियाएं होती है, मैंने अनजाने में हो जाती है, कब ये होगी इसका कोई निश्चित समय और समय नहीं होता, उसको आकस्मिक शक्तियां कहती है। जबकि दीर्घकालीन संचलन या पटल विरूपण बल जो होता है, इसके होने का समय होता है, ये काफी स्लो प्रक्रिया होता है और इससे महाद्वीपों का निर्माण होता है या पर्वत का निर्माण होता है। आकस्मिक बल में दोस्तों ज्वालामुखी आता है, दूसरा भूकंप आता है, तीसरा भूस्खलन होता है। ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन ये आकस्मिक बल के अंतर्गत आता है। दूसरा दोस्तों इसका अंतर्जात बल का जो दूसरा पार्ट है उसको दीर्घकालीन संचलन या पटल विरूपण बल कहते हैं। इसमें एक आता है महाद्वीप निर्माणकारी बल और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीप निर्माणकारी बल में दो प्रकार के बल लगते हैं, एक ऊपरी मुखी बल और एक अधोमुखी बल। और पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत दोस्तों, पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत फिर दो प्रकार के बल होते हैं, और एक होता है तनाव बल, दूसरा होता है संपीड़न बल। तनाव बल से जो विकृतियां उत्पन्न होती है उसको हम लोग भ्रंश यानी कि दूसरा चटकन यानी कि चटक जाता है, तीसरा दरार कहते हैं। और दूसरा जो होता है पर्वत निर्माणकारी बल दोस्तों, उसको संपीड़न बल कहते हैं। इससे वलन होता है और संवलन यानी कि इससे फॉल्डन माउंटेन, दोस्तों से हिमालय क्या है, फॉल्डन माउंटेन है। ये संपीड़न बल के कारण जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और विश्व में कई फॉल्डन माउंटेन है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा फॉल्डन माउंटेन दोस्तों हिमालय है। आकस्मिक बल दोस्तों आज हम लोग मुख्य रूप में आकस्मिक बल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन आता है। दीर्घकालीन यानी कि अंतर्जात बल का दूसरा पार्ट जो है दीर्घकालीन संचलन या पटल विरूपण बल, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग दूसरी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए आकस्मिक बल का ये तीनों जो मुख्य पार्ट है, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी दोस्तों पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ जिसको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर दोस्तों लोहा पिघल जाता है जिसको हम लोग मैग्मा या लावा कहते हैं। जब पृथ्वी के भूपटल को चीरकर बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा जब भूपटल को चीरकर बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। इसके दो रूप होते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी और बाहरी ज्वालामुखी। आंतरिक ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा या लावा धरातल के नीचे ही छिद्रों और नलिकाओं में धरातलीय अवरोध के कारण फंसकर ठोस रूप धारण कर लेता है। आंतरिक ज्वालामुखी के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा जब ऊपर धरातल को चीरता हुआ बाहर निकलता है तो उसको धरातलीय अवरोध का भी सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में क्या होता है कि अवरोध के कारण कभी कभी वो पृथ्वी के विभिन्न छिद्रों या नलिकाओं में जम जाता है और वहीं ठोस रूप धारण कर लेता है दोस्तों। ये है जिसको हम लोग बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सील, डाई, क्रेटर एवं कैल्डेरा आदि के नाम से। क्रेटर और कैल्डेरा जो होता है ज्वालामुखी के मुख पर होता है, इसका मुख होता है, इसको शंकु आकार का होता है क्रेटर या कैल्डेरा। क्रेटर जब बड़ा होता है तो उसी को हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। लेकिन ये सब दोस्तों
जो जमा हुआ पृथ्वी के अंदर ही जो जम जाता है, सबसे नीचे वाला जो एकदम बैठा हुआ रहता है, पर्वत के नीचे एकदम सबसे नीचे बैठा हुआ रहता है, उसको बैथोलिथ कहते हैं। कालांतर में इसका अपरदन के फलस्वरूप काली मिट्टी का ये दोस्तों सील और डाइक क्रेटर और कैल्डेरा का बाहरी ज्वालामुखी के रूप में मेग्मा या लावा धरातल को चीरकर विभिन्न छिद्रों एवं दरारों से बाहर निकलकर धरातल पर फैल जाती है। बाहरी ज्वालामुखी के अंतर्गत दोस्तों पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेग्मा, इसको लावा भी कहते हैं, पिघला हुआ लोहा जो चिपचिपा टाइप का होता है, वह धरातल को चीरकर विभिन्न छिद्रों और दरारों से बाहर निकलता है और धरातल पर ही फैलकर ठंडा होता है। कालांतर में इसके अपरदन से रूपांतरण के फलस्वरूप, अपरदन उसका होता है दोस्तों, और उसके रूपांतरण के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भूकंप दोस्तों, अभी तक हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़े, आइए भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। भूपर्पट्टी में प्रघाती तरंगे द्वारा उत्पन्न होने वाली कंपन एवं दोलन को भूकंप की संज्ञा दी जाती है। प्रघाती तरंग जो होती है दोस्तों, उसके द्वारा उत्पन्न किया गया दोलन या कंपन को हम लोग भूकंप की संज्ञा देते हैं। भूपर्पट्टी में दोस्तों प्रघाती तरंगे क्या करती है, कंपन या दोलन उत्पन्न करती है, उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। इसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। इसके अंतर्गत दोस्तों यानी कि भूकंप के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, जिसके आंतरिक ऊर्जा तरंग शक्ति के रूप में, इसी से क्या होता है दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा तरंग शक्ति के रूप में विभिन्न दिशाओं में फैलकर भूपर्पट्टी में कंपन पैदा करता है। इसमें दोस्तों भूकंप की क्रिया में क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, जिससे स्थितिज ऊर्जा जो होती है तरंग के रूप में भूपर्पट्टी के सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करता है, और जिससे हमें हिलने जैसी झटका महसूस होती है, जिसको हम लोग भूकंप के झटके भी कहते हैं। और ये जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है, वो फिर तरंगों में बदल जाती है और तरंग शक्ति के रूप में विभिन्न दिशाओं में फैलकर भूपर्पट्टी में कंपन पैदा करता है, जो भूकंप कहलाता है। भूकंप विज्ञान के अध्ययन को हम लोग दोस्तों सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप विज्ञान के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप आने से पहले वातावरण में दोस्तों, भूकंप आने से पहले दोस्तों वातावरण में क्या होता है, रेडॉन गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। रेडॉन एक निष्क्रिय गैस है। जब भूकंप आती है तब जो क्रैक्स जो पड़ता है दोस्तों, जो क्रैक्स है, जिस कहीं ना कहीं भूपर्पट्टी पर क्रैक दरार पड़ जाती है, उन्हीं दरारों से पहले ही रेडॉन गैस निकलता है और वातावरण में उपस्थित रेडॉन गैस की मात्रा में वो वृद्धि कर देता है, जो भूकंप आने के संकेत को सूचित करता है। यानी कि रेडॉन गैस का मात्रा वातावरण में बढ़ना भूकंप आने का संकेत होता है। भूकंप आने से पहले वातावरण में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। यह गैस जमीन से निकलती है, जो रेडियोधर्मी निष्क्रिय गैस है। दोस्तों एकमात्र यानी कि जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं उनमें से एकमात्र ये रेडॉन गैस जो है वो रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव निष्क्रिय गैस होता है। यानी कि रेडॉन दोस्तों क्या है, एक रेडियोधर्मी निष्क्रिय गैस है, जो भूकंप आने से पहले जमीन से निकलती है और वातावरण में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि करती है, जिससे हमें इस बात की भी सूचना मिलती है कि भूकंप आने वाली, यानी कि वातावरण में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि होना भूकंप आने की संकेत होती है। भूकंप आने से पहले जमीन में पहले टेक्टोनिक तनाव के कारण दरारें बन जाती है तथा इन्हीं दरारों से रेडॉन गैस निकलकर वायुमंडल में इस गैस की मात्रा में वृद्धि करता है। अतः वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि होना भूकंप आने का संकेत होता है। दोस्तों एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया, जिसमें जो नीचे जो पहाड़ के नीचे, ये दोस्तों पहाड़ है, उसके नीचे जो बैठा हुआ है उसको हम लोग बैथोलिथ, बैठना यानी कि बैथोलिथ कहते हैं। ये उत्तल वाला जो उत्तल आकृति का, जैसे उत्तल लेंस जो कहते हैं जो उठा हुआ भाग जैसा रहता है उसको लेपोलिथ कहते हैं। जो अवतल भाग रहता है उसको लोपोलिथ कहते हैं। और हैपोलिथ अवतल और उत्तल, ये पहाड़ का जो फोल्डन टाइप का होता है, अवनति और अपनति, अवनति और अपनति के बीच में जो
बीच में स्वरूप लिए दिखाई देता है उसको फेकोलिथ कहता है, लेकिन फेंक दिया गया है, लेकिन फेंक दिया गया है, ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है, तो फेकोलिथ, उत्तल से अवतल में के रूप में दिखाया, फेकोलिथ ये होता है। और ये है दोस्तों 4 गो बैथोलिथ, सबसे नीचे लैकोलिथ उत्तल वाला, लोकोलिथ अवतल वाला पार्ट, और फेकोलिथ यानी कि फेंक दिया है, उत्तल से अवतल में फेंक दिया है, उसको फेकोलिथ कहते हैं। सील और डाइक दोस्तों क्रमशः क्षैतिज, ये जो ज्वालामुखी जो का लावा जो फंस जाता है वो क्षैतिज रूप में जो होता है उसको सील कहते हैं, और जो उदग्र रूप में वर्टिकल रूप में यानी कि खड़ा रूप में लंबवत रूप में रहता है उसको हम लोग डाइक कहते हैं। ये दोस्तों आश्रित शंकु है, जो ऊपर में सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी जब फट के निकलता है तो शंकुआकार आकृति का हो जाता है, इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। और जब ये बड़ा रूप धारण कर लेता है तो वही हम लोग उसी को हम लोग दोस्तों कैल्डेरा के नाम से जब जाए, लावा प्रवाह से बना पठार, ये पठार है दोस्तों जो लावा के प्रभाव से बना है। ये पठार दोस्तों भूमि को चीर के निकला हुआ है और लावा भूपरपट्टी के ऊपर फैल गया है, और यही जब अपर्दन के बाद अपर्दन जब इसका होगा तो उसी से काली मिट्टी का निर्माण होगा, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये था ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थल रूपों में बैथोलिथ, सबसे आंतरिक जो नीचे है दोस्तों बैथोलिथ, किसी भी प्रकार के चट्टानों में मैग्मा का गुंबद नुमा जमाव है, गुंबद नुमा जमाव के रूप में दोस्तों बैथोलिथ है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके रवे कणों का आकार बड़े होते हैं, जो सबसे नीचे होता है दोस्तों उसके रवे या छोटे छोटे कण जो होते हैं उसका आकार बड़ा होता है तथा ग्रेनाइट प्रकार का होता है। ये बैथोलिथ दोस्तों किस प्रकार का होता है? ग्रेनाइट प्रकार का होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गहरे भागों में देखा जाता है। बैथोलिथ दोस्तों सबसे अधिक गहरे भागों में देखा जाता है। अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादी चट्टानों में मैग्मा के अलग अलग प्रकार के ठंडा होने की प्रक्रिया में कई प्रकार के स्थल रूप देखे जाते हैं। इनमें लैकोलिथ ये उत्तल प्रकार का होता है दोस्तों, लैकोलिथ उत्तल ढाल वाला, लोकोलिथ अवतल ढाल वाला, और फेकोलिथ मोड़दार पर्वतों के अभिनतियों और अपनतियों के अभ्यंतरित, इसके फेकोलिथ में उत्तल और अवतल के बीच में जो लावा का जमाव है उसको फेकोलिथ कहते हैं। इसी प्रकार सील और डाइक जो होता है दोस्तों क्रमशः लावा के क्षैतिज और लंबवत जमाव है। क्षैतिज दोस्तों ये सोया हुआ पार्ट क्षैतिज कहते हैं, यानी कि सोया हुआ पार्ट ये सील हो गया, और खड़ा पार्ट यानी कि लंबवत को हम लोग डाइक कहते हैं। सील की पतली परत को सीट कहते हैं। सील की पतली परत दोस्तों जो होता है यानी कि एक तरफ पतली एक तरफ मोटी हो गई, तो सील की जो पतली परत है इधर पतली है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीट कहेंगे। और डाइक की छोटे स्वरूप को स्टॉक कहा जाता है। डाइक के छोटे ये दोस्तों डाइक है लंबवत पार्ट वाला, डाइक कहलाता है। ये लंबा है और ये छोटा है, तो डाइक के छोटे स्वरूप को क्या कहते हैं हम लोग? डाइक के छोटे स्वरूप को स्टॉक कहते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट उद्गार से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों को बाह्य भागों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण करता है। क्रेटर व कैल्डेरा जैसे धसे हुए स्थल रूप ज्वालामुखी शंकुओं के ऊपर बनते हैं। क्रेटर दोस्तों शंकु आकृति का जो ज्वालामुखी चीर के जो बाहर निकलता है ऊपर पट्टी को, तो वो शंकु कॉनिकल आकृति का होता है, तो उसको क्रेटर कहते हैं। और जब वो बड़ा होता है तो उसी को हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी उद्गार से निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से दोस्तों निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बम कहते हैं। इसका व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ फीट तक होता है। लैपिली क्या होता है? ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने और अखरोट के दाने के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहते हैं। जो मटर के दाने के बराबर होता है दोस्तों और वो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से भूपरपट्टी के बाहर निकलता है उसको लैपिली कहते हैं। ट्यूमिस क्या होता है दोस्तों? इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए यह जल पर तैरता है। मैंने ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भूपरपट्टी को चीर कर निकला वैसा टुकड़ा जिसका घनत्व जल से भी कम होता है, जल से कम होगा तो वो जल पर तैरने लगेगा, उसको हम लोग ट्यूमिस कहते हैं। धूल या राख, अति महीन चट्टानी कण को धूल या राख कहते हैं। मतलब धूल या राख के रूप में महीन महीन कण भी जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं
ज्वालामुखी उद्गार के अंतर्गत चट्टानों के अति महीन कण को ज्वालामुखी शंकु के सर्वाधिक निकट गिरते हैं। अति महीन कण ज्वालामुखी शंकु के सर्वाधिक निकट गिरते हैं। कभी कभी वे ऊपरी भागों में भी एकत्रित हो जाता है। लावा क्या होता है दोस्तों? ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला चिपचिपा या पिघला पदार्थ लावा कहलाता है। जो लोहा होता है, जिसमें लोहा पिघल के भूपरपट्टी को चीर कर बाहर निकलता है, वो पिघला पदार्थ चिपचिपा टाइप का होता है, उसी को लावा कहते हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। जब सिलिका की मात्रा अधिक होता है तो उसको अम्लीय लावा कहते हैं। सिलिका की मात्रा जब कम होती है तो उसको क्षारीय लावा कहा जाता है। पाइरोक्लास्ट ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़े को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा दोस्तों भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़े को पाइरोक्लास्ट कहते हैं, जो सबसे पहले निकलते हैं। जो सबसे पहले निकलता है दोस्तों और बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं, उसको हम लोग पाइरोक्लास्ट कहते हैं। इसलिए प्रायः ज्वालामुखी पर्वत में सबसे पहले पाइरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत में दोस्तों सबसे पहले पाइरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों पढ़ने वाली बात है, पढ़ के मेमोराइज करने वाली बात है। कष्ट तो आपको पढ़ने में होगा ही, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे संबंधित आजकल दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशन हो, ग्रुप डी का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का या ग्रुप ए का हो, क्वेश्चन का लेवल दोस्तों पहले जैसा नहीं रह गया। इसलिए आपको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता होगी। कंपटीशन का लेवल आज से 10 साल पहले जो था उसमें और आज का कंपटीशन में 10 गुना वृद्धि हो चुका है। लगभग 100% जो है वृद्धि हो चुका है। एक समय था जब बुला बुला के लोगों को नौकरी दिया जाता था, वैसा नहीं है दोस्तों। आजकल कहते हैं कि भगवान मिल जाता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। हम कई नौकरी छोड़ चुके हैं और तो हमारे शिष्य जो बनेंगे उनके लिए भी आसान रहने वाला, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता है। अगर पढ़ेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। पढ़ के आप कोई भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, लास्ट है भूस्खलन। अंतर्जात बल के अंतर्गत जो दो भागों में हम लोग बांटे थे, अंतर्जात बल को दोस्तों दो भागों में बांटे थे हम लोग। आकस्मिक बल जिसमें ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ लिए हैं, और भूस्खलन के बारे में आप पढ़ेंगे, और दीर्घकालीन संचलन बल या पटल विरूपण बल के बारे में दूसरा लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि कल पढ़ेंगे। भूस्खलन जब ढलान के नीचे की ओर चट्टान, मिट्टी या मलबा धीरे धीरे खिसकता है, तब इस क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। जब ढलान मतलब कोई ढलान जो होता है दोस्तों, उसके नीचे चट्टान, मिट्टी या मलबा धीरे धीरे खिसकता है, तब इस क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन से ढलान के नीचे स्थित जन बसाव क्षेत्र, रास्ता, अन्य यातायात, बिजली तार, रेल आदि मार्ग सभी बुरी तरह से प्रभावित होता है। दोस्तों भूस्खलन में क्या होता है, जन बसाव क्षेत्र जहां होता है वहां पर मलबा भर दिया जाता है, जिससे बिजली तार, यातायात या अन्य मार्ग, मानव बसाव क्षेत्र, जान माल आदि को बुरी तरह से प्रभावित किया जाता है। हिमालयन क्षेत्र में चट्टान एवं ढलानी मिट्टी अपेक्षाकृत कम सख्त एवं भुरभुरी होने के कारण इन क्षेत्रों में ज्यादातर भूस्खलन देखने को मिलता है। हिमालयन क्षेत्रों में दोस्तों ज्यादातर भूस्खलन देखने को मिलता है। हिमालयन ढलानी क्षेत्रों में झूम कृषि भी भूस्खलन का एक प्रमुख कारण। झूम कृषि में क्या होता है दोस्तों, जंगल को साफ करके कृषि कार्य वहां किया जाता है। तो जब जंगल को साफ, जंगल जो होता है, पेड़ पौधे जमीन को सख्ती से पकड़े हुए रखते हैं और उसको खिसकने नहीं दिया जाता है। तो झूम कृषि जब किया जाता है तो पेड़ पौधे वहां साफ कर दिया जाता है, जिससे वहां की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और भूस्खलन को अवसर मिलता है। तो झूम कृषि भी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में, जो हिमालयन क्षेत्र होते हैं, वहां पर झूम कृषि काफी किया जाता है। असम क्षेत्र में या असम क्षेत्र में या पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र में या हिमाचल क्षेत्र में झूम कृषि देखने को मिलता है, जो भूस्खलन को बढ़ावा देता है। भारतीय क्षेत्र में प्रायद्वीप भारत में स्थित पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ओर अत्यधिक ढलान वाले क्षेत्रों में अक्सर भूस्खलन देखने को मिलता है। जो पश्चिमी घाट पर्वत है दोस्तों, जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम दिशा में जहां कहीं भी ढाल अधिक है दोस्तों, जहां कहीं भी ढाल अधिक है वहां भूस्खलन देखने को मिलती है। केरल क्षेत्र में दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम ओर भूस्खलन देखने को मिलता है। दोस्तों ये देखिए, भूस्खलन से प्रभावित ये रोड जो है पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, तो यातायात को कई दिनों तक यहाँ
प्रभावित रहा होगा। ये हिमालयन क्षेत्र है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का क्षेत्र है, ये भूस्खलन हुआ, खड़ी ढाल वाली क्षेत्र जो है वहां देखिए भूस्खलन के माध्यम से इस तरह से इतना बहुत जोर से आवाज होता है और पूरी तरह से जन बसाव क्षेत्र, बिजली तार, यातायात और जान माल आदि को बुरी तरह से भूस्खलन से प्रभावित होता है। ये दोस्तों देखिए लगभग है ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो लगभग सभी पहाड़ पर बसा हुआ है, इन क्षेत्रों में भी कभी कभार भूस्खलन देखने को मिलता है। ये दोस्तों देखिए पहाड़ पर स्थित जो क्षेत्र था, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का सीन है, जो पहाड़ खिसकने के कारण देखिए बड़ा सा बिल्डिंग जो है गिर गया, ये भूस्खलन का ही रिजल्ट है। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा क्षेत्र, ये हिमालयन क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित यहाँ रहा होगा, कितने दिनों तक रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसको देखकर लगा सकते हैं इस चित्र को। ये चित्र दोस्तों हमने काफी मेहनत से कलेक्शन किया है आपके लिए, ताकि समझ में आए। तीनों ही दोस्तों अध्याय भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दिनों के लिए। मतलब पूरा चैप्टर जो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व के शीर्ष 5 भूस्खलन संभावित देशों में से एक है। शीर्ष 5 भूस्खलन संभावित देशों में से दोस्तों भारत एक है। बर्फ से ढके क्षेत्रों को छोड़कर भारत का लगभग 12.6% भौगोलिक क्षेत्र 12.6% भौगोलिक भूमि क्षेत्र भूस्खलन की संभावित संभावना वाला क्षेत्र है दोस्तों। बर्फ वाले क्षेत्र को छोड़कर 12.6% भौगोलिक भूमि भूस्खलन की संभावना वाली भूमि भारत के अंतर्गत है। भूस्खलन, भारत में भूस्खलन जो होता है दोस्तों, भारत में भूस्खलन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हिमालय और पश्चिमी घाट पर्वत है। हिमालय और पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र का केरल में स्थित जो क्षेत्र है वहां भूस्खलन देखने को मिलती है। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन बहुत बड़ा और विशाल होता है। हिमालयन क्षेत्र में जब भी भूस्खलन होता है दोस्तों काफी विशाल और बड़ा होता है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले देश में भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले है जो है दोस्तों, वह देश का सबसे भूस्खलन प्रभावित जिला है। मध्य हिमालय क्षेत्र में यानी कि वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं हम लोग, और शिवालिक यानी कि मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दरकते पहाड़ों और हिमस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। दरकते पहाड़ों और हिमस्खलन जिसको कुल मिला के भूस्खलन कहते हैं का सबसे ज्यादा खतरा होता है। दुनिया में भूस्खलन, पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन से 670 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गए थे। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बगल में पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र है, लगभग अर्धविकसित क्षेत्र है और जनजातीय लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। वहां सबसे एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था, इसमें 670 लोग मारे गए थे। उत्तरी चीन के सांगसी प्रांत में 13 सितंबर 2008 को वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 178 लोगों की जान चली गई थी। ये दोस्तों भूस्खलन में काफी लोगों की जान भी जाते हैं। दुनिया में भूस्खलन जो ये पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है दोस्तों, फिर ये चीन का यांगसी क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र कई विस्मयकारी भूस्खलन संबंधी समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित। पूर्वोत्तर यानी कि जो हमारा सतबहनी राज्य कहलाता है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सिक्किम भी आता है और वेस्ट बंगाल का भी कुछ क्षेत्र आता है, जिसमें जिसके अंतर्गत सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले को भी भूस्खलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये पूर्वोत्तर क्षेत्र कहलाता है, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र उसको भूस्खलन का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भूस्खलन आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य तथा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा हिमालय में आता है। क्योंकि ये भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा हिमालयन क्षेत्र में आता है। भारत के किन भागों में भूस्खलन अधिक होता है? उत्तर पश्चिम हिमालय का, उत्तर पश्चिम हिमालय का 66.5%,
उत्तर पश्चिम हिमालय का 66.5%, उत्तर पूर्वी यानी कि पूर्वोत्तर जिसको कहते हैं हिमालय का 18.8%, पश्चिमी घाट पर्वत का 14.7% हिस्सा भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है। दर्ज की गई भूस्खलन की कम घटनाओं के बावजूद पश्चिमी घाट विशेष रूप से केरल में हुई भूस्खलन की घटना अधिक गंभीर है। ये दोस्तों पूरा एक बार क्लियर कर लीजिएगा। हिमालयन क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र होता है वो 66.5% भूस्खलन संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र 18.8% और पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र जो कहलाता है वो 14.7% भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होता है। दर्ज की गई भूस्खलन की घटनाओं के बावजूद पश्चिमी घाट विशेष रूप से केरल में हुई भूस्खलन की घटना सर्वाधिक गंभीर है। दुनिया का सबसे ज्यादा भूस्खलन भारत में होता है। इसके बाद चीन, अफगानिस्तान और ब्राजील का नंबर आता है। दुनिया में दोस्तों सबसे अधिक भूस्खलन भारत में आता है। इसलिए भूस्खलन टॉपिक जो है भारत का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक टॉपिक माना जाता है। भारत में भूस्खलन की वजह हिमालय के पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट और विंध्याचल क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका ज्यादा रहती है। दोस्तों हिमालय की देखिए, हिमालय का पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी जो होती है जैसे कंचनजंगा, नामचा बरवा पर्वत जो है इन क्षेत्रों में, और नीलगिरी यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो एक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत के मिलने से जो गांठ बनता है इसको हम लोग नीलगिरी कहते हैं। पूर्वी घाट भी कुछ और विंध्याचल पर्वत जो भारत के बीचों बीच है, भूस्खलन की आशंकाएं इन क्षेत्रों में बनी रहती है। कम बन जाते हैं लेकिन हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा, और पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में भी भूस्खलन देखे जाते हैं। हिमालय के भूकंपीय गतिविधि ज्यादा होने की वजह से हिमालय में भूकंप गतिविधि दोस्तों हिमालय की जो चट्टाने हैं वो अभी नवीन पर्वत कहलाता है, इसलिए उसकी चट्टाने भुरभुरी है, इसलिए हिमालयन क्षेत्र में भूस्खलन ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में लैंड प्लेट्स के टकराने से भी बनी पर्वतों की सबसे बड़ी श्रृंखला में भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। जो प्लेट्स जो होते हैं दोस्तों पृथ्वी पर विभिन्न प्लेट जो होते हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं या एक दूसरे से समांतर कभी गति करते हैं, उससे भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है और इससे भूस्खलन भी होती है। भूस्खलन क्या होता है? चट्टान मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, यानी कि चट्टान के कण को आपस में जोड़ने वाली जो शक्ति है वो जब कम पड़ जाती है तो चट्टान ढलान से खिसक कर नीचे गिरती है, उसी को हम लोग भूस्खलन कहते हैं। ढलान में स्थित होने के कारण चट्टान इतनी मजबूत नहीं रहती कि उस पर रहने वाले लोग रह सके वहां। ये है दोस्तों कुछ चित्र हमने इकट्ठा किया है। पश्चिमी घाट पर्वत ये है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी में भूस्खलन नहीं देखे जाते हैं। ये हिमालयन क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है जो भूस्खलन देखे जाते हैं। ये पूर्वी घाट पर्वत है और ये दोस्तों जो है ये नीलगिरी गांठ है, यहाँ से केरल क्षेत्र आता है। ये पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र पे जो है भूस्खलन की क्रियाएं देखी जाती है। ये है दोस्तों क्योंकि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत फैला हुआ है। ये है नीलगिरी क्षेत्र। ये है साउथ वेस्टर्न घाट्स, साउथ का वेस्टर्न घाट है ये और ये यहाँ पर इस बिंदु को कन्याकुमारी कहते हैं। ये है दोस्तों नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, नॉर्दर्न उत्तरी वेस्टर्न घाट। ये है साउदर्न वेस्टर्न घाट। ये है केरला, यहाँ से यहाँ तक केरला क्षेत्र होता है। ये नीलगिरी है। नीलगिरी तमिलनाडु में भी पड़ता है दोस्तों, केरल में भी पड़ता है और कर्नाटक में, 3 राज्य में नीलगिरी पड़ता है। बहुत बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। ये था दोस्तों आज का क्लास अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का पहला लेक्चर। अंतर्जात बल से संबंधित एक लेक्चर और हम लेंगे, तब जाके अंतर्जात बल खत्म होगा। उसके बाद बहिर्जात बल जो है जिसमें हम लोग अपरदन, निक्षेपण आदि के बारे में पढ़ेंगे। जो बहिर्जात बल है जो पृथ्वी के ऊपर बनी विषमताओं को, यानी कि अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न विषमताओं को कम करने वाली बल को हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। जो अपरदन, निक्षेपण, हवा आदि के द्वारा जो भूगर्भ पर जो अंतर्जात बल द्वारा विषमताएं उत्पन्न की जाती है वो बहिर्जात बल द्वारा कम किया जाता है।
उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अंतरजात बल और बहिर्जात बल का दोस्तों 2 लेक्चर और हम लेंगे, उसके बाद ये खत्म होगा। उसके बाद दोस्तों 5-6 लेक्चर और होगा, तब पूरा विश्व भूगोल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो फ्री प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराए हैं जीएस का, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। हमारा जो संपर्क नंबर है दोस्तों, मोबाइल नंबर जो है वो 7004960735 है। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उससे आपको जोड़ देंगे और उसके बाद आपको संबंधित सभी वीडियो का पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे। पीडीएफ दोस्तों एकदम यूनिक है, किसी से भी मैच नहीं करेगा। जगह जगह से खोज खोज के हम आपके लिए खुद अपने हैंड रिटन में बनाए हैं, ताकि आपको नोट ना करना पड़े और आपको आपका समय बचे और उस समय का सही उपयोग करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।